जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज का आज 10वां एपिसोड है। आपकी सेकंड बुक का छठा चैप्टर है जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर के अंदर हम देश के अंदर जो जो प्रमुख संकटकालीन जो बातें थी उनको लेकर हम यहाँ पढ़ेंगे। मोस्टली आप देखेंगे भी 1973 से 75 के बीच की जो घटनाएं और उनके बाद के जो चुनाव परिदृश्य है उनसे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे इसमें, और एक तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन है वो भी हो जाएगा और एग्जाम में आपको छोटे बड़े सभी प्रश्नों के अंदर आज की इस क्लास का लाभ है वो मिलने वाला है। तो बेस्ट विशेष। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और वीडियो के लास्ट में आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न, किस भारतीय नेता ने वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा को, कंसेप्ट को जन्म दिया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका मतलब होता है वचनबद्ध नौकरशाही यानी सरकार जैसा कह रही है सरकारी कर्मचारियों को और जो न्यायपालिका उनको वैसा ही करना चाहिए, ये कंसेप्ट। और ये किसने जन्म दिया जो कि बहुत ही गलत कंसेप्ट साबित होता है, और वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ने ये कंसेप्ट दिया। अगला प्रश्न, 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। आपने एक बहुत चर्चित केस पढ़ा है, इसके अंदर थोड़ा सा जिक्र आया है, केशवानंद भारती वाला जो विवाद है। उस विवाद का फैसला आने के बाद में जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उनकी पोस्ट खाली हो गई थी और इंदिरा उस टाइम बौखलाए हुए थे पूरा, और 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार करके किसे मुख्य न्यायाधीश बना दिया? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, वो है एएन राय। अच्छा लगता है जब इस प्रकार से आप जवाब देते हो। केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय कब हुआ था? कब हुआ था वो डिसीजन? और उसका ईयर है 1973। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का जन्म हुआ था? और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। वो कौन सा मुकदमा कोर्ट के अंदर आया था जिससे ये हो गया था भी संविधान के मूलभूत ढांचे के अंदर गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई चेंज है वो नहीं कर सकती? और वो मुकदमा है बिल्कुल 1973 वाला निर्णय जब आया, केशवानंद भारती मुकदमा। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 5वां, आपातकाल की समाप्ति के बाद जब देश में इमरजेंसी लगी थी, देश में 6ठी लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? अब पहली, दूसरी, छठी, 7वीं, 8वीं यानी सबके टाइम पीरियड आपको जरूर ध्यान रखना है। एक प्रश्न की पूरी गुंजाइश रहती है भी फला लोकसभा चुनाव कब हुआ या फला ईयर में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ। तो 6ठी लोकसभा के चुनाव कब हुए? बिल्कुल मार्च 1977 के अंदर, मार्च 1977 में 6ठी लोकसभा के चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत प्यारा प्रश्न। जब देश में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बिल्कुल श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी आपातकाल के टाइम। एक बार ही लगा है देश के अंदर। जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? बहुत प्यारा प्रश्न। शाह आयोग की नियुक्ति किस सरकार ने की थी? जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी आपातकाल के बाद। बात यहां पर यह है, 2 प्रश्न तो हो ही गए। शाह आयोग की स्थापना जनता पार्टी ने शाह आयोग की स्थापना किसके लिए की थी? भी आपातकाल के अंदर जो गलत हुआ उसकी जांच के लिए। कब नियुक्ति की गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मई 1977 में, सरकार बनने के बाद मई 1977 में शाह आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, 1980 में हुए 7वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने लोकसभा स्थानों पर विजय मिली? 1977 में आपने देखा 6ठे चुनाव हुए थे,
फिर 5 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही 1980 में कौन से चुनाव हो गए, 7वें लोकसभा के चुनाव हो गए। उस टाइम इंदिरा गांधी को हार देखनी पड़ी थी और इस बार वापिस कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है। कितनी सीटें मिली, बहुत बढ़िया, 353 सीटें मिली थी। ध्यान रखिएगा 353 सीटें कांग्रेस पार्टी को इसमें मिली। एक चीज कहूं, आप देखते रहिएगा किस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, यह भी एक प्यारा प्रश्न बनता है। तो जो आपके सिलेबस की जो बातें हैं वो जरूर आप क्लियर कर लें, कब कौन सा चुनाव हुआ और उसमें किस पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। अगला प्रश्न, देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी, हमेशा कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बने, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? बिल्कुल मोरारजी देसाई, जो पहले थे तो कांग्रेस में ही, लेकिन बाद में कांग्रेस से, इंदिरा के राज में बस ये कांग्रेस से अलग हो गए, तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जब जनता पार्टी की देश में पहली बार सरकार बनी थी तो यही प्राइम मिनिस्टर बने थे। बस थोड़ा ही टाइम, 18 महीने ही बन पाई, 18 महीने के आसपास देश के अंदर आपातकाल रहा, इतने टाइम के आसपास मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर है वो रह पाई। उसके बाद में कौन बना? चौधरी चरण सिंह बने थे कांग्रेस के समर्थन से। बाद में कांग्रेस ने भी समर्थन वापस ले लिया और वापस चुनाव की तरफ हम बढ़ गए थे। अगला प्रश्न, बिहार आंदोलन को किसने चलाया, उसका नेतृत्व है वो किसने किया, वो बताना है। आपके सामने ऑप्शन है वो लिखे हुए हैं। बिहार, मार्च 1974 की वो बातें याद आ रही होगी जब कीमतें बढ़ रही थी, खाने के लाले पड़ रहे थे, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो बिहार के अंदर स्टूडेंट्स ने आंदोलन छेड़ दिया था और उन्होंने इसका नेतृत्व किसको सौंप दिया था? बिल्कुल जेपी को, जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी के शॉर्ट नाम से फेमस रहे, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा कब की गई? कई बार ये बातें हैं, आपातकाल प्रश्न आ ही गया, भी घोषणा कब हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न परीक्षा के लिहाज से। 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को इमरजेंसी अनाउंस होती है और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई थी? 1977 के चुनाव में याद कीजिए, 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद में चुनाव हुए और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगला प्रश्न अर्जुन बाबू, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? लीजिए, गठबंधन की बात नहीं हो रही, अकेली जनता पार्टी है, उसको कितनी सीटें मिली थी 1977 के चुनाव में? क्योंकि कांग्रेस का भारी विरोध था इमरजेंसी के कारण, विशेषकर उत्तरी भारत के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि इमरजेंसी का सबसे बुरा अध्याय है वो उत्तरी भारत के अंदर ही देखने को मिला था। तो कितनी सीटें मिली? बिल्कुल, और वो हैं 295 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न, 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? लो जी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को मिली थी केवल 154 सीटें, 154 सीटें, और वो भी मोस्टली आप देखेंगे कहां पर मिली थी? जो दक्षिणी भारत था वहीं पर ये सीटें हैं वो उसको मिली थी, 154 सीटें। अगला प्रश्न, शाह आयोग की स्थापना किस सरकार ने की थी? वैसे ये प्रश्न आ चुका है एक तरीके से, किस सरकार ने की थी? और हाँ, आ चुका है, जनता पार्टी की सरकार ने, पहला ही ऑप्शन हो गया, जनता पार्टी की सरकार ने। फटाफट कर लेते हैं। अगला प्रश्न, 1980 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को अधिकतम सीटें प्राप्त हुई? 1980, ध्यान रखिएगा, 1975 आपातकाल के बाद आई कौन सी सरकार? जनता पार्टी, लेकिन ढंग से देश को नहीं संभाल पा रही थी, तो पुनः 1980 में चुनाव होते हैं और पुनः भारी बहुमत के साथ किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनती है। अगला प्रश्न, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान, समग्र क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न।
ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, जेपी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न, 1947 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। 47 नहीं, ये गलत छप गया अभी यहां पर, 1974 के अंदर में, 1974, चौका साता इधर उधर हो गया। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किया था बिल्कुल जॉर्ज फर्नांडिस ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 के अंदर। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान तक कहा जाता है? आपातकाल 1975 में लगा, इंदिरा गांधी के पास सारी पावर थी उस टाइम और बहुत संशोधन कर दिए थे जिसे संविधान एक के अंदर लघु संविधान की संज्ञा दे दी जाती है। और वो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। अच्छे से दिमाग में सेट कर लें, एक तरीके से एक छोटा संविधान दोबारा ही तैयार कर दिया, सब वो चीजें सेट कर दी जिससे इंदिरा को फायदा हो। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजनेता ने लोक दल की स्थापना की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न। लोक दल जो एक राजनीतिक दल रहा उस टाइम, उसकी स्थापना किसने की थी? सही उत्तर क्या है जी इसमें? चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। चरण सिंह। लोकदल की स्थापना किसने की? चरण सिंह ने। और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, जगजीवन राम जो है ना, ये कांग्रेस में ही थे, लेकिन आपातकाल जो लगाया गया था उससे ये रुष्ट थे, तो इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बना ली थी अपनी, और उसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। यह गठबंधन किसने बनाया था? जगजीवन राम ने। और बाद में ये इस पार्टी का विलय किस में हो गया था? जनता पार्टी के अंदर इस पार्टी का विलय हो गया था। चलिए अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? देश के अंदर इमरजेंसी लागू की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। यह उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद के अंदर है? और वो है अनुच्छेद 352। बहुत प्यारा प्रश्न। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोक नायक के नाम से किस भारतीय राजनेता को जाना जाता है? लोक नायक। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी जयप्रकाश नारायण। समग्र क्रांति का आह्वान किया। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि यानी टाइम पीरियड 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। यानी आपको पता है आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव है, उनका टाइम पीरियड 5 साल होता था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान संशोधन कर दिया गया एक संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, कि अब से 6 साल रहेगा लोकसभा का टाइम। वो अलग बात है, बाद में उसको निरस्त कर दिया जनता पार्टी की सरकार ने। तो वो सही उत्तर कौन सा है? और वो है 42वां संविधान संशोधन। आपको कहा लघु संविधान, इसके तहत ये किया गया। बाद में 44वां संविधान संशोधन है, वापिस कितने टाइम का कर दिया? 5 साल। और आज भी एक लोकसभा का टाइम पीरियड है वो 5 साल का रहता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन निम्न में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। अब बार बार आप अब कहानी को समझते जा रहे हो, और वो है बिल्कुल इंदिरा गांधी के टाइम, इमरजेंसी के दौरान ही ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। इमरजेंसी के टाइम, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन तो जरूरी है, रातों रात करवा लिए थे पीएम ने। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, ध्यान रखिएगा। फकरू भाई साहब, फकरुद्दीन अली अहमद। उस टाइम आपातकाल किनके साइन से लगा? फकरुद्दीन अली अहमद के, ये राष्ट्रपति थे उस टाइम।
अगला प्रश्न, 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने जिस नारे से लड़ा वो था, विपक्ष ने एक नारा दिया था इंदिरा के खिलाफ, उसकी सरकार कांग्रेस के खिलाफ भी जिस नारे से लड़ा वो क्या था? गरीबी हटाओ, कांग्रेस हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जय जवान जय किसान। बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से, कहीं ये नहीं हो गलत उत्तर दिमाग में चढ़ा हुआ हो। 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र, हाँ जी, इसका उत्तर लोकतंत्र बचाओ है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लोकतंत्र बचाओ के नारे से लड़ा था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 12 जून 1975 को, तारीख ध्यान रखिएगा, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया? कौन सी हाई कोर्ट थी? इलाहाबाद, जोधपुर, गुवाहाटी या पटना? तो सही उत्तर है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने यूपी से चुनाव लड़ा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था भी इंदिरा गांधी अब एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इनके ऊपर आरोप था भी इन्होंने चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का गलत इस्तेमाल किया है, अपने लाभ के लिए सरकारी कर्मचारियों का जो इस्तेमाल है वो किया है। और ये शिकायत की थी जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम था जगमोहन, जो जज थे पहले तो उनकी जगमोहन लाल सिन्हा, ये पहले यही नाम आ गया दिमाग में। ये जज हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कौन थे उस टाइम जिन्होंने ये डिसीजन दिया? उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा। और जो केस दर्ज करवाया था वो थे इनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले समाजवादी नेता थे जिनका नाम था राज नारायण। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। राज नारायण ने केस दर्ज किया था, हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने डिसीजन दिया था इंदिरा के खिलाफ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। अगला प्रश्न है, 1975 में किस नेता ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों की पालना नहीं करें? एक तरीके से कर्मचारियों और सेना को कह दिया था आप सरकार के खिलाफ हो क्योंकि ये सब गलत कर रहे हैं। तो वो कौन थे? राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस या फणीश्वर नाथ रेणु? तो सही उत्तर है वो हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी जयप्रकाश नारायण ने जनता से यह आह्वान किया था। अगला प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित किस हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी, पद्मश्री की जो पदवी है, पद्म के 3 पुरस्कार होते हैं ना, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों में अपनी पदवी है वो लौटा दी थी। यानी आपातकाल जो लगाया भी वो गलत है। इसके विरोध के अंदर कौन थे आपके जो लेखक, हिंदी लेखक, उनका नाम है और वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी पदवी है वो लौटा दी थी। अगला प्रश्न, 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल से ये सबक मिला कि क्या सबक मिला, क्या सीख मिली? भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, क्योंकि वापिस देखिए इलेक्शन हुए, वापिस क्योंकि इलेक्शन हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी और वापिस सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो एक तो ये बात सही है। नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नागरिक अधिकारों के अनेक संगठन है वो वजूद में आ गए थे, क्योंकि उस टाइम आपको पता है मूल अधिकारों का पूरी धज्जियां उड़ाई गई थी, तो इसके खिलाफ ये बहुत से संगठन भी आ गए थे। तो ये भी सही है। आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज ये भी हुआ। पहले क्या था, सीधा राष्ट्रपति को कह देते थे प्राइम मिनिस्टर, अब ये हो गया था अभी मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को लिखित में इसकी सलाह है वो देंगे। तो ये तीनों ही बातें सही, ये तीनों ही सबक, तो इसलिए उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ये सभी है वो सही हो जाते हैं। तो ये थे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट वाला जो पॉलिटिकल का चैप्टर था, उसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। एक तरीके से मोटा मोटा पूरे चैप्टर को हमने रिवाइज सा कर लिया है। तो अब आपको अपना रिजल्ट है वो शेयर करना है। और एक प्रश्न और भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुजरात के अंदर भी तो एक आंदोलन हुआ था, छात्रों ने ही किया था,
आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा भी वो आंदोलन किस महीने और किस वर्ष के अंदर हुआ था। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास के अंदर, और बहुत जल्द हम पॉलिटिकल और हिस्ट्री के जो बड़े प्रश्न एग्जाम में कैसे उत्तर लिखने हैं उनके ऊपर बात भी करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।